उत्कृष्ट वार्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया पर। आज हम लोग का टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स को समझने के पहले हम लोग जो ज़रूरी है उन बातों को भी सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि फूड क्या है, फूड क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए या इवन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। विटामिन पे आने के पहले मैं बात करूँगा फूड की। फूड जो है ये सबसे पहले लिविंग थिंग्स जो भी हैं, यानी भोजन जरूरी है जीवित प्राणी के लिए। और जीवित प्राणी के लिए भोजन क्यों जरूरी है, तो भोजन इनको ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है जीवित प्राणी को कौन? भोजन यानी फूड। तो फूड को अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग कहेंगे फूड इज़ एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। फूड क्या है? एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है जो लिविंग थिंग्स को ऊर्जा देता है। अब ये फूड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स को मेनली 5 पार्ट्स में बांटा जाता है। उन 5 पार्ट्स में देखेंगे सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन, दुनिया का कोई भी भोजन करें हम लोग, चाहे चाइनीज़ लोग करें या केरला के लोग करें, अमेरिका के लोग करें, सभी लोगों को इन 5 कंपोनेंट से ही जो चीज़ें होंगी प्राप्त होंगी। इनमें से ही कोई एक चीज़ या सभी प्राप्त होंगी। पहला ये भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसको समझते हैं। जो भी हम लोग मीठी वस्तुएं खाते हैं उन सब में हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का एक फार्मूला होता है, ग्लूकोज का नाम आप लोग सुनते होंगे, है ना? ग्लूकोज का नाम आप लोग सुनते हैं, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज जो होता है, अभी गर्मी का सीज़न चल ही रहा है, बरसात का मौसम आया है, बट जब बरसात नहीं होती है तो गर्मी लगता है। और वैसे समय में आप लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पिया करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी देता है। और इंस्टेंट एनर्जी यानी जो अभी खाए अभी हम लोगों में एक्टिव मोड में आ जाए, तो वही क्या है हम लोगों का? इंस्टेंट एनर्जी है। जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वे लोग अक्सर ये चीज़ लेते हैं, है ना? अब कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हम लोग जान चुके हैं, इंस्टेंट एनर्जी क्या है ये जान चुके हैं। ये क्या था? तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आने वाले वस्तुएं हैं। कुछ और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो भी पदार्थ ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम लोग कार्बनिक पदार्थ। यानी कार्बन से निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक पदार्थ। वहीं अकार्बनिक पदार्थ क्या होंगे? जो ज़मीन के अंदर से पाए जाएंगे। जैसे आप लोग लोहा जानते हैं, लोहा सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। लोहा का नोटिफिकेशन क्या होता है? Fe फेरस, Fe फेरस।
माइंस के अंदर से निकाली जाती हैं। माइंस यानी ज़मीन के अंदर जो होते हैं वहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। ये खनिज पदार्थ है, इसमें छोटी होता है, तो खनिज पदार्थ है ये। और खनिज पदार्थ अक्सर क्या होते हैं, हमेशा ही क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ओके, अकार्बनिक होते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, कार्बनिक है। कार्बनिक है, इसमें कार्बन के कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कोयला की बात करें हम लोग, कोयला की, पेट्रोल की बात करें हम लोग, डीजल की बात करें, ये सभी क्या हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये भी तो एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं तभी तो गाड़ियाँ चलती हैं, एनर्जी देते हैं तभी तो कोयला को जलाने पे आग से एनर्जी मिलता है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों ही एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इन सबको डिस्कशन करने के पहले कि एनर्जी आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। सो एनर्जी इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यस, तो एनर्जी ये है। अब ये एनर्जी दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, या तो कार्बनिक से या तो अकार्बनिक से। जैसे सनलाइट हम लोग को मिलता है, तो सनलाइट भी एक एनर्जी का स्रोत है। बात करेंगे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इतनी बातें हम लोग जाने। फिर ये जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट को जलाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट हम लोग के शरीर में बर्न होता है, जब डाइजेस्ट होता है, ये एक्टिव मोड में आता है, तो हम लोग को कितना एनर्जी मिलता है उसकी भी बात यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और कितना के लिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने पे। अगर 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम लोग के ग्लूकोज का जो कंपोनेंट होगा 1 ग्राम होगा, तो उससे हम लोग को 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ कार्य। इन सबको मैं मिटाता हूँ क्योंकि इन चीज़ों पे हम लोग को आना है, लेकिन उसके पहले जो ज़रूरी बातें हैं उसको जान लेते हैं। ये हट जाइए भाई आप। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट में ये सारी बातें देखे हैं। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, भोजन का पहला अवयव है। इसके कार्य क्या हैं? तो सबसे पहले इसका कार्य है शरीर में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको पूरा करता है मैक्सिमम कौन? कार्बोहाइड्रेट। और किस प्रोसेस द्वारा? तो एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन हिंदी इट इज ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, ये मैंने शायद ज़्यादा लिख दिया इसमें। ऑक्सीकरण विधि से ये शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा यानी एनर्जी देता है। अब कैसे होगा? जैसे हम लोग ने हम लोग मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिए, तो कोल्ड ड्रिंक के कंपोनेंट में
उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो हमारे बॉडी में जाएंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे और वही ऑक्सीजन हम लोग के ब्लड में मिल करके पूरे बॉडी पार्ट में मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे शरीर में संतुलन बना रहेगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? ये करता है कौन हम लोगों को? यस, हम लोग को ये करता है कार्बोहाइड्रेट। फिर से भोजन जब संचय होता है तो उसका यही कार्य करता है, शरीर में भोजन संचय की तरह यह कार्य करता है। जैसे भोजन जब हम लोग खाते हैं तो उसका स्टोरेज यही करता है। फिर विटामिन सी का भी निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं हम लोग, विटामिन सी का निर्माण करता है। यहाँ देखेंगे हम लोग विटामिन मैंने बोला है ना, तो विटामिन को थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर से आगे डिस्कशन करूँगा क्योंकि पहली बार आया है तो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम लोग को बीमारियाँ होती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम लोग को मेडिसिन देता है। वो मेडिसिन में क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स यानी डिजीज से क्योर करने के लिए हम लोग को क्या मिलता है? विटामिन। हम लोग स्वस्थ होते हैं तो अगर स्वस्थ होने के पीछे रीज़न क्या होता है कि हम लोग अच्छे अमाउंट में विटामिन लिया करते हैं। कोई एप्पल खाता है, कोई संतरा खाता है, कोई कुछ खाता है ना, कोई केला खाता है, और भी बहुत सारी सोर्सेस हैं विटामिन्स के। जनरली फल से हम लोग को विटामिन मिलता है। तो ये विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ विटामिन से जो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है कौन? निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। अब विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में टेम्परेचर बैलेंस भी करता है। दूसरी बात, ये हमारे मसूड़ों में एक बीमारियां होती हैं, स्कर्वी रोग होता है ना। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी कारण होता है। तो अगर हम लोग गुड अमाउंट में ये लेंगे कार्बोहाइड्रेट तो हम लोगों को ये विटामिन सी की कमी नहीं होगी और हम लोग के मसूड़े मजबूत रहेंगे, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। ओके, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज़, हिंदी में स्कर्वी रोग होता है। तो इससे क्यूर करने के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट भी खाना चाहिए। बाकी जो खट्टे फल होते हैं उससे भी विटामिन सी ही मिलता है। फिर क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग डीएनए का नाम सुनते होंगे, आरएनए का नाम सुनते होंगे, ये सभी न्यूक्लिक एसिड हैं, है ना। तो उन सब का निर्माण करता है, यानी आप लोग सुनते हैं डीएनए, आरएनए, है ना, इन सब का भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। फिर है कि ये जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। मैं खड़ा हूँ तो मेरा ये स्ट्रक्चर है, मेरा स्ट्रक्चर है, इन सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो कार्बोहाइड्रेट से हुआ है। फिर इसके प्राप्ति की बात करते हैं, कहाँ से मिलता है? तो प्राप्ति यानी सोर्सेस की बात करते हैं। गेहूं से मिलता है, गेहूं यानी वीट, इन इंग्लिश इट इज वीट। दूसरा चावल से मिलता है, चावल यानी राइस से मिलता है। वहीं बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, सलजम आदि बहुत सारे सोर्सेस हैं। इतना समझ लीजिए जो भी हम लोग मीठा चीज़ खाते हैं उससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इवन कि हम लोग स्वीट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, उनसे भी हम लोग को मिलता है क्या? कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए इसके बाद मूव करते हैं ना। इंस्टेंट में एनर्जी मैंने बता दिया। यस, यहाँ एक बात नोटिस करा देता हूँ मैं कि फैट से भी हम लोग को मिलता है क्या? एनर्जी मिलता है।
लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है हम लोग को फैट से। और ये फैट से एनर्जी जो होता है ये लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है, ये बहुत दिन आज खाएंगे तो बाद में इसका असर दिखेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बाद क्या प्रोटीन के बारे में देख लेंगे हम लोग। प्रोटीन फूड का अगला कंपोनेंट है प्रोटीन। 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट को पढ़ लेंगे और हम लोगों का ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड देखते हैं हम लोग प्रोटीन। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, भोजन के तत्व या अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहला देखें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट देखे हैं कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, सेकेंड देखेंगे प्रोटीन, थर्ड देखेंगे हम लोग विटामिन, फोर्थ देखेंगे फैट और फिफ्थ देखेंगे मिनरल्स। तो ये 5 कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट्स में सेकेंड नंबर देखने जा रहे हैं हम लोग क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो है, आप लोग सुनते होंगे कि कोई जिम जाता है और जिम जाने वाले को वो जो जिमर होता है, जिम में ट्रेनर होता है, वो प्रोटीन का एक प्रोवाइड कराता है प्रोटीन, जिससे कि आपके मसल्स बने, आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स में आए और आप फिट जैसे दिख सकें, है ना। फिट रहे नहीं, फिट रहने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे डेली एक्सरसाइज कीजिए, आप फिट रहिएगा, है ना। और बॉडी बनाने के लिए ये जो है बॉडी, इसको बनाने के लिए आपको बस एक्सरसाइज करना है। कैसा, तो मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ साथ में हो जाएगा। ओके, घर पे आप लोग डेली योगासन करें तो उससे काफ़ी है। प्रोटीन, यस, तो प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोटीन जो शब्द है, इसका इस्तेमाल किया था जे बर्जेलियस ने। इसका इस्तेमाल पहली बार किया था जे बर्जेलियस ने, इसका इस्तेमाल किया था। ओके, तो इनका नाम याद रखेंगे, जे बर्जेलियस। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है इसके बारे में। तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अभी हम लोग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में देखे थे, जो माइंस के अंदर से मिल रहे थे या जो नेचर से हम लोग को, जैसे पेड़ पौधों आदि चीज़ों से मिल रहे थे, है ना। तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक यानी पदार्थ है। अब कार्बनिक तो हम लोग समझ चुके हैं, इसमें एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। जटिल कहने का क्या मतलब है, तो जब भी कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंड बनता है, तो एक बनता है सिंपल कंपाउंड और एक बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो ये बात समझेंगे पहले। जैसे गांव में आप लोग अक्सर सुनते होंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वहाँ से इसको रिलेट कीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
साधारण ब्याज आसानी से हर कोई कैलकुलेट कर लेता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर PRT बाई 100। वही कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालते हैं तो P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर n निकालते हैं आप लोग, अमाउंट का फॉर्मूला निकालते हैं तो अमाउंट है ना। तो देखिए देखने में कठिन लग रहा है, वैसे ही ये इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। वैसे ही कंपाउंड जब फॉर्मेशन होते हैं तो ये एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे वाटर बन रहा है, सपोज H2O बन रहा है, तो H2O क्या हो गया, सिंपल कंपाउंड हो गया। वही कोई प्रोटीन ले लीजिए, कोई एमिनो एसिड ले लीजिए। अमीनो एसिड क्या होता है, एमाइड्स से बनता है। एमाइड्स क्या होते हैं, तो जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल वो बहुत सारे मिलेंगे तो एमाइड्स के फॉर्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। लगभग ये कंपाउंड बनने के लिए 20 एमिनो एसिड मिलते हैं, एमिनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए कितना, एक तो कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद कितना अमाउंट में है 20 अप्रॉक्स, कम से कम इतना, बाकी तो मैक्सिमम बहुत सारा हो सकता है ये चीज़। अब एमिनो आप लोग कभी कभी ध्यान देते होंगे तो कहीं गूगल करने पे आप लोग पाइएगा ऐसा ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पे कुछ बना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे बने होते हैं कंपाउंड, और इसमें ऐसे हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही चीज़ें जो होती हैं प्रोटीन के साथ लागू होती हैं। मानव शरीर में अगर प्रोटीन की बात करें तो 15% जो फॉर्मेशन है मानव शरीर का वो हुआ है प्रोटीन से। जैसे पूरे शरीर का 100% हो कुछ, तो उसमें से 15% जो होगा वो होगा क्या, प्रोटीन होगा। और प्रोटीन से पूरे शरीर में जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो कितना है, 15% है। तो ह्यूमन बॉडी में मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाता हूँ, और कंपोनेंट ऑफ फूड भी मिटा ही देना चाहिए मुझे। ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें तो 15% जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड प्रोटीन का, यानी हमारे शरीर में 15% प्रोटीन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोग सुनते होंगे कि दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, दूध खाने से प्रोटीन मिलता है। यस, मिलता है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन में मेनली पाए जाते हैं नाइट्रोजन। प्रोटीन में मेनली पाए जाते हैं क्या, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो लिग्नियस अमाउंट वाले, लिग्नस जो प्लांट्स होते हैं, लिगुमिनस प्लांट्स, उनके जड़ में, रूट में बैक्टीरिया राइजोबियम पाए जाते हैं और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो वही दाल है जो हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है। तो उसमें क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन मिल करके एमाइड बनाता है, और वही एमाइड मिल करके कितने एमाइड, लगभग 20 एमाइड मिल करके, अमीनो एसिड यानी एमाइड्स मिल करके क्या बनाते हैं, हम लोग को प्रोटीन बनाते हैं। फिर ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। अब शरीर को क्या चाहिए, तो सबसे पहला है कि मरम्मत कार्य। पहला है कि ऊर्जा का उत्पादन हो, ऊर्जा के लिए, प्लस मरम्मत हो। तो इन दोनों कार्य के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन नितांत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है इसकी, है ना।
मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उनका शरीर स्वयं करता है तथा शेष भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। ह्यूमन बॉडी को, मानव जो बॉडी है इसमें 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें से 50% जो है ह्यूमन बॉडी देता है, वहीं 50% जो है वो हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, यानी भोजन के फाउंड फ्रॉम फूड, फूड से, भोजन के द्वारा 50% जो होता है प्रोटीन हम लोग को मिलता है। तो 20 से 50% यानी 10 लगभग प्रोटीन हमारे बॉडी में खुद सीक्रेट होते हैं, खुद बनते हैं, और बाकी हम लोग को भोजन से प्राप्त होते हैं। अब सोयाबीन होता है, मूंगफली होता है, इसमें प्रोटीन काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। दूध भी अच्छा स्रोत है, तो दूध का भी एग्जाम्पल हम लोग रखेंगे। सोयाबीन, मूंगफली जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, प्रोटीन के लिए। वहीं दलहन जो फसलें होती हैं, दाल जो होता है, वो भी प्रोटीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब प्रोटीन के जो कार्य हैं उसको हम लोग जानेंगे, क्या क्या करता है। तो मैं इसको मिटाऊँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। पहला है कि ये कोशिकाओं जीव द्रव्य हैं, ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो क्या क्या हम लोग के शरीर में हेल्प करता है? तो सेल फॉर्मेशन यानी कोशिका निर्माण में भाग लेता है। कोशिका की खोज कब हुई थी बताइए आप लोग? 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये 1665 में। और वो था ये क्या था? डेड सेल था। फिर से जब 1839 में सेल थ्योरी आया, उसके बाद फिर से इस पर बहुत सारा काम हुआ है ना, जब स्वान और स्लाइडन ने इस पे काम किया था। ये चीज़ मैं बात कर रहा था क्या कि सेल फॉर्मेशन में काम करता है। जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य जो हम लोग के शरीर में यहाँ पे पाए जाते हैं, क्या? जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा इसमें जो है वो पाए जाएंगे। उसमें उसके फॉर्मेशन में भी काम करता है क्या? प्रोटीन। और ऊतकों के निर्माण में भी भाग लेता है। ऊतक यानी टिश्यू, ऊतक यानी क्या है? टिश्यू फॉर्मेशन में जानते हैं हम लोग कि कैसे टिश्यू और सेल ऑर्गेनिज्म बनता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसे ये शारीरिक वृद्धि ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये वयस्कों से ज़्यादा आवश्यकता होती है किसको? बच्चों को। जब शरीर डेवलपमेंट करे, यानी कोई बच्चा है, बच्चा को ये मोर रिक्वायरमेंट होगा रेदर देन एडल्ट को रेदर देन ओल्ड मैन को, है ना। सबसे ज़्यादा किसको आवश्यकता है? इसके बच्चा को। उसके बाद जो व्यक्ति 30 प्लस है, 30 प्लस है उसको, 40 प्लस है उसको। और सबसे कम किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, ओल्ड को। और वहीं उल्टा में बात करें हम लोग तो विटामिन की आवश्यकता किसको पड़ेगी ज़्यादा? ओल्ड मैन को, है ना। उनको ज़्यादा विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा बूढ़े जो हो गए हैं। अब इसमें अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में क्या हो जाएगा? विकास रुक जाएगा। और विकास रुक जाएगा, फिर से वो इंसान क्या होगा? विकसित नहीं होगा, उसका शरीर अच्छे स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। और मेल न्यूट्रिशन तो आप लोग जानते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशिकॉर्कर रोग होता है और मरामस नामक रोग होता है। इन दोनों बीमारियों को हम लोग देखेंगे अच्छा से। इसको लिख चुके होंगे आप लोग, इसको मिटा दूंगा। बीमारियों का नाम लिखेंगे हम लोग। पहला है
क्वाशियोडकर, और दूसरा है मरामस। मरामस हिंदी में भी नाम वही होता है, हिंदी में भी नाम क्वाशियोडकर और मरामस होता है। ये दोनों रोग जो हैं प्रोटीन की कमी से होती है, और जनरली ये बच्चों में दोनों रोग होते हैं। ये चाइल्ड्स में ये रोग जनरली पाए जाते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। अगर शरीर को आवश्यकता होगी ऊर्जा की तो कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक का मतलब क्या है उस बात को समझेंगे। बायोलॉजिकल जो कैटालाइजर होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ दर्द हो रहा है ना, ये दर्द कैसे ठीक होगा? तो मुझे अलग से विटामिन या कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर मेरे शरीर में प्रोटीन वो होंगे तो वो यहाँ आएंगे, अटैक करेंगे और इसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएंगे, और ये क्या चीज़ होगा, यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। वैसे ही ये कंट्रोल भी करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? जो हमें अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वही आनुवंशिक लक्षण होते हैं, और उसका भी कंट्रोल कौन करते हैं? ये प्रोटीन ही करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। संवहन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये अब क्वाशियोडकर में देखेंगे तो बच्चों का क्या होता है, शरीर जो है दुबला पतला हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा है, इसका मुंह है, इसका शरीर है, लेकिन इसका पेट इतना बड़ा है ना, और ये पाँव है, ये पाँव है, ये देखिए यहाँ पर कितना फैल गया है पेट। तो ऐसे ही बच्चों को क्या बोलते हैं? क्वाशियोडकर बीमारी हो जाती है ना। वहीं अगर मरामस की बात करें तो मरामस में मांसपेशियाँ बच्चों की क्या होती है? ढीली हो जाती हैं। जैसे ये कैसे है, ये जैसे गठीला है ना, गठीला है, और वही ढीला पड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? मरामस बीमारी हो गया है ना। इसमें क्या होगा? शरीर दुबला पतला हो जाएगा और मसल्स हम लोग के झूलने लगेंगे। मसल्स क्या लिखूँ मैं? बदन ढीला पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग देखे हैं फूड के बारे में, और उसमें देखा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। अगले क्लास में, आने वाले क्लास में हम लोग विटामिन्स की बात करेंगे, देन हम लोग आगे मूव करेंगे।